जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। तो आज का सेशन रहेगा, वर्तमान में 12th बोर्ड का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है। तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर यानी 2020 में पूछा गया जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसे आज हम लोग सोल्व करेंगे। और एक प्रश्न से जितना भी रिलेटेड उससे प्रश्न बनेंगे उससे भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है जो 1 से यानी 42 प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव टाइप में, जो OMR शीट में रंगना होता है। और इनमें 42 प्रश्न में से 35 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा DNA क्या हो जाएगा, DNA प्रवृद्धीकरण। क्या हो जाएगा, DNA प्रवृद्धीकरण। अब समझते हैं DNA के बारे में, समझते हैं कि DNA आखिर होता क्या है। तो DNA के पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DNA के फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये क्या होता है, इसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है। DNA कैसा, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। तो DNA का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए कैसी इसकी संरचना होती है, तो डबल हेलिक्स मॉडल होती है। अब समझते हैं RNA। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, RNA। तो RNA के फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA हो गया, RNA हो गया। अब समझते हैं कि DNA से DNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। DNA से DNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि DNA से DNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो DNA से, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं जब भी कोई मैग्नेट होता है, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, तो मैग्नेट होता है तो जब हम प्लस प्लस सटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि एकदम रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपेल कर दिया यानी रिपल्सन हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत भागता है। तो उसी तरह यहाँ देखिए DNA से DNA बन रहा है, तो DNA से DNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो रिप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। और DNA से RNA बनने की प्रक्रिया, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आप याद रखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, पूछने की भी बहुत संभावना बनता है। तो DNA से DNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी रिप्लिकेशन। क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। DNA से DNA रिप्लिकेशन। और DNA से RNA बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग समझते हैं कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो DNA के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथेनोजेंस। कौन सा होता है, मिथेनोजेंस। गोबर गैस से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। क्या होता है, मीथेन CH4, जिसकी फार्मूला क्या होती है, जिसकी फार्मूला होती है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो गोबर गैस से कौन सा गैस निकलता है, तो मीथेन। तो उसमें कौन सा जीवाणु होता है, मिथेनोजेंस। क्या होता है, मिथेनोजेंस।
बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। जो कॉपर टी होता है, प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। कॉपर टी यानी कॉपर का बना हुआ टी आकार का होता है। क्या होता है, कॉपर का बना हुआ टी आकार का होता है, जो किसके बचाव का कार्य करता है, तो ये निषेचन नहीं होने देता है। महिलाओं में निषेचन नहीं होने देता है। क्या होता है, निषेचन नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोजेन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजेन। मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है ट्रांसपोजेन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजेन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। बताइए, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइमेट्स तथा होमोनिड। क्या होता है, प्राइमेट्स तथा होमोनिड। अब यहाँ से और भी प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार है। अगर प्रश्न में आता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। अगर पूछता है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालाइसिस होता है। क्या होता है, फाइकस बेंथालेसिस होता है। क्या होता है, फाइकस बेंथालेसिस। बरगद का क्या होता है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फाइकस बेंथालेसिस। और मनुष्य का क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस। तो मनुष्य किस कुल का सदस्य है, तो प्राइमेट्स तथा होमोनिड। क्या है, प्राइमेट्स तथा होमोनिड। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है, सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष, जिससे क्या बनते हैं, भ्रूण, यानी भ्रूणपोष वाले जीवों को क्या कहा जाता है, बीजों को। जो बीज होता है भ्रूणपोष, जो भ्रूण बनाता है जो बीज, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसे एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। जो स्पर्म से क्या बनता है, जो बीज से क्या बनता है, भ्रूण बनाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। क्या होता है, एंडोस्पर्मिक। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, अपघटक कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है स्वपोषी, ऑप्शन नंबर सी में है परपोषी। बताइए, अपघटक कैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपघटक परपोषक होते हैं। क्या होते हैं, परपोषक। जो किसी को ना देखते हैं कि मतलब डीकम्पोज करता है, जैसे कोई मृत शरीर होता है तो उसको जितना भी मतलब वायरस वगैरह होता है या बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको डीकम्पोज करता है। या कीड़े मकोड़े ना देखते हैं कि कीड़े जो होते हैं जो लकड़ी में होते हैं उसको डीकम्पोज करता है, यानी जो अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं, तो अपघटक एक परपोषक है। क्या है, परपोषक है। और जो अपघटक क्या होते हैं, परपोषक होते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक स्वपोषक होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषक। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पेड़ पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, स्वपोषक। जो अपने आप खाना बनाता है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। और अपघटक दूसरे पर निर्भर करता है, यानी वो परपोषक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है,
रेट्रोवायरस, रेट्रो विषाणु, वायरस उसी को, विषाणु का ही इंग्लिश में नाम क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस, VIRUS। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है? बताइए। रेट्रो विषाणु किस बीमारी का रोगजनक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स। क्या हो जाएगा? एड्स। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। एड्स में बहुत ही प्रचलित होता है जिसको हम लोग कहते हैं HIV। तो HIV का ही जो रेट्रो वायरस होता है उसकी श्रेणी का ही HIV होता है। क्या होता है? HIV। जो मनुष्य में, मानव ने जो मनुष्य में एड्स फैलाने वाली जो HIV जो वायरस होता है, क्या होता है? HIV जो भी वायरस होता है मनुष्य में जो एड्स फैलाता है, इसकी जो HIV की जो जातियां होता है वो रेट्रो वायरस का ही कुल का सदस्य होता है। तो रेट्रो वायरस जो विषाणु होता है जो एड्स से संबंधित है, किससे संबंधित है? रेट्रो विषाणु किससे संबंधित है? एड्स बीमारी से संबंधित है। और एड्स किससे बनता है? तो HIV जो वायरस होता है इसकी जो जातियां होता है रेट्रो वायरस कुल का ही सदस्य है। किसका सदस्य है? HIV किसका सदस्य है? तो रेट्रो वायरस जो विषाणु है उसी का सदस्य है, उसी कुल का सदस्य है। तो यहाँ HIV न लिखकर रेट्रो विषाणु लिख गया है जो कन्फ्यूजन के लिए डाला गया। तो आप इसे भी समझिए कि HIV से क्या फैलता है? तो HIV से भी एड्स ही फैलता है। रेट्रो विषाणु यहाँ लिखा गया है तो रेट्रो विषाणु का ही कुल है HIV, तो इसे रिलेटेड है। तो रेट्रो विषाणु किस बीमारी का रोगजनक है? तो एड्स का। क्या है? एड्स का। क्या है? एड्स का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड कौन है उसके बारे में आगे जानते हैं, लेकिन पहले उससे जानते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि किसी भी कोशिका में एक छोटा सा DNA अणु होता है। क्या होता है? किसी भी कोशिका जो होता है, शरीर का किसी भी कोशिका में एक छोटा सा DNA का अणु होता है जो गुणसूत्रों के, क्या होता है? जो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के DNA से अलग हो और स्वतंत्र रूप से प्रतिरूप बना सके। सिंपल सी भाषा में समझिए कि किसी भी कोशिका में DNA का एक छोटा सा अणु होता है जो गुणसूत्र के DNA से अलग होना चाहता है, जो DNA से अलग हो और स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप यानी अपना ही जैसा वो बना सके, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो निम्नांकित में से कौन सा एक प्लाज्मिड है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इको RI एक क्या है? एक प्लाज्मिड है। क्या है? एक प्लाज्मिड है। इको RI एक क्या है? तो एक प्लाज्मिड है। इसे आप याद रखिएगा। ये 2 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो आप इसे समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DDT। क्या होता है? DDT। DDT क्या होता है? खरपतवार नाशक होता है। क्या होता है? खरपतवार नाशक। DDT का छिड़काव करते हैं जिससे खरपतवार होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी फर्टिलाइजर का रूप ले लेता है, उर्वरक का रूप ले लेता है। DDT का हम लोग छिड़काव ना करते हैं, देखते हैं DDT का छिड़काव किया जाता है, ये खरपतवार नाशक होते हैं। तब हम लोग जानते हैं कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? DDT का, तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोफिनाइल
ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, याद रखें। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? बताइए, किस जनन तंत्र से, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीजोडर्म से। किससे होता है? मीजोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जेड वाई जेड, जेड जेड, डबल जेड वाई, जेड डब्ल्यू तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो आप देखे होंगे कि मेल और फीमेल। तो मेल में क्या होता है? एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो अगर इस तरह का आता है तो ये मेल फीमेल का लिंग निर्धारण का सूत्र होता है। लेकिन डबल जेड, जेड जेड वाई, जेड डब्ल्यू ये किस में होता है? तो इस तरह का लिंग निर्धारण मोर में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? मोर में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? मोर में देखा जाता है। जेड जेड वाई, जेड डब्ल्यू किस में देखा जाता है? मोर में देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, टी आई प्लाज्मिक, फिर प्लाज्मिड दिया गया है प्रश्न में। टी आई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किस प्रकार, निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए, टी आई प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्या किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? निम्न में से कौन प्रारंभिक कूट है? प्रारंभ यानी जो वर्तमान, जो मतलब प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभिक कूट है। एक होता है अंतिम कूट, एक होता है प्रारंभिक कूट। तो इसमें से प्रारंभ कूट कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए यू जी एंड जी यू जी। ये क्या है? ये प्रारंभिक कूट है। ए यू जी एंड जी यू जी क्या है? प्रारंभिक कूट है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, निम्नांकित किसकी अनुवांशिकी, किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक देखी जाती है? बताइए, निम्नांकित में से किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? क्या? अत्यधिक है। बताइए किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की भारत में अत्यधिक अनुवांशिक विविधता देखी जाती है। दाल, चाय, आम से ज़्यादा गेहूं की विविधता भारत में देखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, निम्नांकित किसमें पादप कार्य, पादप काय, पादप काय यानी पौधा अगुणित होता है? बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है शैवाल, ऑप्शन नंबर बी में है कवक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सही, ऑप्शन नंबर सी में ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? पादप काय अगुणित होता है। किस में होता है? तो ब्रायोफाइट में होता है। क्या होता है? किस में होता है? ब्रायोफाइट में होता है। किस में होता है? ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है?
जल में रहने वाला जंगली घास कौन सा है, बताइए। ट्रापा हो गया, हाइड्रीला हो गया, जलकुंभी हो गया, या बी एंड सी हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? जलकुंभी एक क्या है? जंगली घास है। जलीय जंगली घास है, जल में रहने वाला जंगली घास है, क्या है? जलकुंभी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान, अग्नेय चट्टान, तलछटी चट्टान, या इनमें से सभी। तो किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं, जो तल में रहता है। तल मतलब नीचे, यानी पृथ्वी के नीचे जो पाया जाता है उसमें जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सॉरी, तलछटी चट्टान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा? पुनः योगज डीएनए के टीके क्या हैं? पुनः योगज डीएनए टीके क्या हैं? पुनः योगज डीएनए टीके क्या हैं? तो ये क्या है, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। पुनः यौगिक डीएनए टीके क्या है? डीएनए टीके क्या है? इम्यूनोजेनिक इम्यूनोजेनिक क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। क्या है? इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है, यानी संकटग्रस्त जातीय है? क्या है? स्पीसीज मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब क्या होता है? सेपियंस का मतलब जाति होता है। स्पीसीज का मतलब नहीं है। स्पीसीज का मतलब होता है जो जीव, संकटग्रस्त जीव। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटग्रस्त जीव है, स्पीसीज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है अमरवेल, ऑप्शन नंबर बी में है लैंटाना, ऑप्शन नंबर सी में है निपोथिंस, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सही। अमरबेल का पौधा आप लोग देखे होंगे, जो पेड़ पौधा पर जब वो जकड़ता है तो पेड़ पौधों को ही सुखा देता है, तो अमरबेल होता है। तो संकटग्रस्त जीव नहीं है, यानी स्पीसीज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाता है? निपेथिंस। क्या होता है? निपेथिंस। क्या है? निपेथिंस एक संकटग्रस्त स्पीसीज है। क्या है? निपेथिंस एक संकटग्रस्त स्पीसीज है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? अदरक में काय का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में काय का प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या किसके द्वारा होता है? राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम द्वारा होता है। अदरक और हल्दी दोनों में किसके द्वारा होता है? तो राइजोम द्वारा होता है। अदरक अगर हल्दी भी पूछता है प्रश्न में, अगर हल्दी आता है कि अदरक और हल्दी, अगर हल्दी के भी बात करता है तो किसका होता है? हल्दी में भी होता है राइजोम। अदरक और हल्दी में काय का जो प्रबंधन होता है, प्रवर्धन, वो राइजोम में होता है, राइजोम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नांकित में ब्राह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में जो ब्राह स्थान, जो बाहर में, जो पर्यावरण के जो बाहर में, यानी पर्यावरण में, हमारे वातावरण में जो संरक्षण का उदाहरण है, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पवित्र उपवन,
ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी में है बीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान एक ब्राह्म स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। हर एक स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान होता है, जैसे हाथी के लिए अलग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जैसे उत्तराखंड में जीव कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, तो वो सब राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में पड़ता है। तो ये सब हर एक स्टेट में 5-6 या जितना भी हो सके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। तो ब्राह्म स्थानीय पर संरक्षण का उदाहरण कौन है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रहा है? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क मतलब रेशम जो धागे होते हैं, सिल्क धागे यानी रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फिब्रो क्या होता है? फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन होता है? सॉरी, फिब्रोइन। कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। कौन सा होता है? सिल्क यानी रेशम धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फिब्रोइन। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित जो शैवाल होता है वो किस खेती के लिए जैव उर्वरक जो उपयोगी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चावल के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? चावल के लिए। किसके लिए उपयोगी है? चावल के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? GAA से निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन 60 है? GAA निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन 60 है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर होता है इको आर आई एक GATTC का एक रिकॉग्नाइजेशन उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन। एक 60 है। किसको 60 है? तो इको आर आई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है? टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? टर्नर सिंड्रोम यानी टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नर यानी टर्न कर रहा, तो टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कितने होते हैं? 45। सिंड्रोम 3 प्रकार के होते हैं। एक टर्नर सिंड्रोम होता है, एक क्लिनफेल्ट्रल सिंड्रोम होता है और एक डाउन सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? तो 45 हो जाता है। क्लिनफेल्ट्रल में कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। ऐसे मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो गुणसूत्र 46 हो जाते हैं। लेकिन जब टर्नर सिंड्रोम होता है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 45 हो जाता है, यानी 46 एक घट जाता है, टर्न कर जाता है, यानी टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या एक घट जाता है। लेकिन क्लिनफेल्ट्रल जो सिंड्रोम होता है उसमें क्या हो जाता है? तो गुणसूत्रों की संख्या 46 से एक बढ़ जाता है, यानी कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम होता है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 से एक बढ़कर कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। तो सिंड्रोम 3 प्रकार का यहाँ होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। टर्नर में यानी टर्न कर गया यानी 46 से 45 हो जाता है।
क्लिनफेल्टर में कितना हो जाता है, 46 से 1 बढ़ जाता है, और डाउन सिंड्रोम में भी 1 बढ़ जाता है। तो डाउन और क्लिनफेल्टर में क्या होता है, 1 बढ़ जाता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 1 कम हो जाता है, यानी 46 से 45 हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ग्राफियन पुटिक कहाँ पाया जाता है। जो ग्राफियन जो पुटिक होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मानव के अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मानव अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो मानव अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, आरएनए के, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, आरएनए के आधार अनुक्रम जो आरएनए से डीएनए में बदल रहा है, तो आरएनए के आधार अनुक्रम इतना है, जो सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या हो जाएगा, यानी आरएनए से डीएनए में बदलने के लिए बोल रहा है। क्या है, AUC GCCUGA, यानी ये आरएनए है, ये जब डीएनए में बदलता है तो इसका सही अनुक्रम क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, TAGCGGACT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 28 की सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, वायु परागन किस में नहीं होता है, बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वायु परागन किस में नहीं होता है, तो घास में क्या होता है, वायु परागन होता है। मक्का में क्या होता है, वायु परागन होता है। गेहूं में क्या होता है, वायु परागन होता है। लेकिन सैलविया में वायु परागन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बेहद ही आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंक का उदाहरण है। पक्षियों तथा तितली का जो डैना होता है वो कैसा अंक का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, असमजात अंक का उदाहरण है, यानी दोनों में समानता नहीं पाया जाता है, असमजात अंक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, मनुष्य में, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है स्पोरोजोआट। मनुष्य में जब प्लाज्मोडियम प्रवेश करता है तो संक्रमण की जो अवस्था होती है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो स्पोरोजोआट। प्लाज्मोडियम से क्या प्रवेश करता है, स्पोरोजोआट, ये संक्रमण अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टी कोशिकाएं, जिसको कहते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट। ये किसका भाग होता है, तो WBC का होता है। किसका होता है, WBC। किसका भाग होता है, टी लिम्फोसाइट, टी कोशिकाएं, तो WBC का भाग होता है, यानी वाइट ब्लड सेल। क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। RBC का फुल फॉर्म का क्या होता है, रेड ब्लड सेल। क्या होता है, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। जल में जो ई कोलाई होता है वो किसकी अधिक सूचक है, तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बहित मालजल का प्रदूषण से क्या होता है, ई कोलाई। और ई कोलाई नामक वायरस से ही क्या होता है, ई कोलाई नामक क्या, बैक्टीरिया से, वायरस नहीं बैक्टीरिया से क्या होता है, हैजा नामक बीमारी होता है। तो ई कोलाई अधिकता किसकी सूचक बताती है,
तो जल में यानी प्रदूषण फैलना, यानी माल जल का अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। इसमें थोड़ा आंसर में त्रुटियां दर्शाई गई है। अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच अगर की बात करते हैं तो 5.5 से कम होता है। जब 5.5 से पीएच मान कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन शुद्ध जल का अगर बात करता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा में, अम्ल वर्षा उसको कहते हैं जिसके पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। लेकिन शुद्ध जल की अगर बात करते हैं तो शुद्ध जल की पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अगर मानव रक्त की अगर बात करता है कि मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना होता है, मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। हम लोग छी कहते हैं ना कि छी, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, ओकाजाकी, क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के असंतत द्विगुणन में। क्या होता है इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जब डीएनए के असंतत द्विगुणन में क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंटस बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 नहीं पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में क्या नहीं पाया जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित, तो द्विगुणित इसमें किसकी संरचना होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मज, युग्मनज, युग्मनज का संरचना कैसी होती है, द्विगुणित, यानी ये 2n का रूप में होता है। कैसा होता है, जायगोट कैसा होता है, युग्मनज कैसा होता है, तो 2n के रूप में होता है, यानी द्विगुणित संरचना होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो द्विगुणित, यानी 2n है ना, यानी द्विगुणित संरचना होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, बताइए, जो जल में नहीं पाया जाता है, तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान इस प्रश्न है। हाइड्रीला क्या होता है, हाइड्रीला जल में पाया जाता है, ट्रापक जल में पाया जाता है, नीलम्बो जल में पाया जाता है। लेकिन जो हम लोग बबूल के पेड़ जो देखते हैं वो जल में पाया जाता है जी, वो तो स्थल पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या करा, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है, यानी गोल्डन राइस, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो गोल्डन राइस। क्या होता है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो गोल्डन राइस में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, किस विटामिन की, तो ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बहुत ही VVI है, इसे आप ध्यान से देखिए, याद इसे ज़रूर रखिए। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है मनुष्य में ABO, मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है ABO, मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होता है ABO समूह क्या दर्शाता है, तो एक क्या दर्शाता है, बहुअलीय दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो बहुअलीय दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दर्शाता है, बहुअलीय। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बीडीज यहाँ लिखा है, लेकिन एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है, तो एंटीबॉडी एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करा, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का आप नोट में याद करके लिख लीजिए कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जो 2 नंबर का प्रश्न है, तो इससे आप बनाइए। प्रैक्टिस जितना भी आप घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम का सीधा एकदम उपयोग करना सीखो, टाइम को एकदम व्यर्थ ना गवाओ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस ना रहेगा एग्ज़ाम में उतना परफॉर्मेंस कर ना पाओगे। तो प्रैक्टिस को एकदम जारी रखो। तो उससे जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं अपने आप से प्रयास किया करो कि जितना भी बन सके उतना बनाने का, यानी लिखने से अपने आप से, जब तक अपने आप से लिखोगे नहीं, जब तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ लिखने में बहुत ही कठिनाइयाँ होगा। इसीलिए लघु उत्तरीय जो प्रश्न होता है, जो 2 नंबर का, जो 5 नंबर का प्रश्न होता है, घर पे ही बेहद प्रैक्टिस करो ताकि प्रश्न छूटे नहीं। किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से उसे थोड़ा बहुत भी समझ में आता है तो उसे एक पन्ना में लिखने का प्रयास करो। किसी भी तरह 2-4 लाइन अगर याद है, कुछ भी याद है, तो उससे रिलेटेड जितना भी आता है वो लिख दो। क्योंकि जब खाली प्रश्न छोड़ोगे, खाली पेज छोड़ दोगे, तो उसमें से थोड़ो ना एग्जामिनर है जो एग्जामिनर जो कॉपी जांचे देगा वो नंबर दे देगा, ऐसा तो नहीं ना है। जब तक लिखा रहेगा, अगर 5 नंबर का है तो 3 नंबर तो देगा ना, 4 नंबर देगा, 1 नंबर कटेगा। और अगर सादा छोड़ते हो तो क्या होगा, लड्डू दे देगा। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इसी के साथ एक प्रश्न और लघु उत्तरीय में देख लेते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे 3 प्रकार के नाम बताएं, ऐसे 3 विकारों का नाम बताएं। देखिए, गुणसूत्रीय विकार यानी जो गुणसूत्र होता है उसकी विकार कैसी होती है, तो गुणसूत्रीय विकार से क्या समझते हैं, तो गुणसूत्र के जो अधिक होना, गुणसूत्र का अधिक होना या कम होना, उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। गुणसूत्रीय विकार कितने प्रकार के होते हैं, जैसे हमने पहले भी प्रश्न हम लोग देखें कि कितने प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, तो यहाँ भी गुणसूत्र से रिलेटेड कितने सिंड्रोम होते हैं, तो गुणसूत्र से रिलेटेड 3 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। क्या होते हैं, एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है और एक टर्नर सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम में हम लोग क्या पढ़े थे, टर्नर में क्या कहे थे, हम लोग पढ़े थे कि टर्न कर जाता है, यानी 46 से 45 हो जाना। क्लिनफेल्टर में क्या होता है, 46 से 47 हो जाता है, और डाउन्स में भी 46 से 47 हो जाता है। तो गुणसूत्रीय विकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, धान और गेहूं के दो प्रकार के किस्मों का नाम बताएं। 2 प्रकार के धान और गेहूं, तो इसे आप
बेहद ही ढंग से ट्राई करिए, कोशिश करिए और लिखने का प्रयास जितना भी अभी टाइम पार्टिसिपेट करोगे प्रैक्टिस में, उतने ही एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर पाओगे। तो धान के दो किस्म क्या होता है, धान की अगर बात करते हैं तो धान का क्या होता है, धान का होता है एक होता है RI8, क्या होता है RI8, और एक होता है टैचुन नेटिव। क्या होता है टैचुन नेटिव, क्या होता है टैचुन नेटिव, क्या होता है टैचुन नेटिव, टैचुन नेटिव। ये धान का किस्म होता है, RI8 भी होता है, टैचुन नेटिव। अगर गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं की क्या होता है, एक होता है हिमगिरी, क्या होता है गेहूं के क्या होता है हिमगिरी, और एक होता है सोपालिका या कल्याणी सोना। क्या होता है हिमगिरी, सोपालिका या कल्याणी सोना, ये क्या होता है गेहूं का किस्म है। और धान का क्या होता है RI8 हो गया, टैचुन नेटिव हो गया, ये क्या है धान का किस्म है। हिमगिरी, सोपालिका या कल्याणी सोना क्या है गेहूं का किस्म है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।